शेयर बाजार के अंदर में कमाई करने के लिए फंडामेंटल फॉलो करना चाहिए या टेक्निकल चार्ट्स? कि इंडिया नया इंडिया बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इंडिया के अंदर एयरलाइंस की डिमांड आप मेरा पहला सवाल, टीवी एंकर और एनालिस्ट की राय माननी चाहिए, क्या उन पर विश्वास करना चाहिए? थोड़ा बहुत शेयर बाजार में टिप्स काम करती हैं? रिसर्च रिपोर्ट है तो वो काम करती हैं। अगर आप बता पाएं कि कौन कौन सी आप कंपनीज के आईपीओज लेकर के आ रहे हैं? है जब तक आईपीओ नहीं आता तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी कंपनी है, 1200 करोड़ का उसकी टॉप लाइन है और 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। मुनाफा साथ हो जब अपने, हम दुनिया को दिखा देंगे, हम बाजार को जीतने का रास्ता बता देंगे, जो जीता वही सिकंदर, चाहे बाजार के बाहर चाहे बाजार के अंदर। इस पॉडकास्ट में आज के हमारे सिकंदर हैं नरेंद्र वाधवा जी, जो कि एसकेआई कैपिटल के चेयरमैन हैं, साथ ही एसोचैम कैपिटल जो बॉडी है उसके चेयरमैन हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैपिटल बोर्ड के आप को चेयरमैन हैं, और साथ ही फिक्की के आप कमोडिटी मार्केट के को चेयरमैन हैं। आपका स्वागत है वाधवा साहब। नमस्कार। वाधवा जी, जो जीता वही सिकंदर, आप जीतते आए हो, बाजार को आपने बड़े नजदीकी से देखा है और बाजार के अंदर ट्रेड करते हुए आपको एक जमाना हो गया, लेकिन इस बाजार के सिकंदर बहुत कम हैं और हारने वाले बहुत ज्यादा हैं। मेरा पहला टेक उसके ऊपर, आपका क्या? देखिए, ये बाजार जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि जो जीता सिकंदर, और जो अंदर है मार्केट में ये बार है, दोनों ही उसके अंदर, दोनों की ख्वाहिशें हैं इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने की। मैं 30 साल से इस मार्केट में हूँ और उसके अंदर बहुत सारे विनर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, जो कि शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो बड़े कम हैं उसके अंदर। अभी सेबी का भी डिक्टाट आया है, उन्होंने कहा है सारे मेंबरों को बताने के लिए कि जो ट्रेडर है उसमें 90% पीपल लूज मनी, जो F&O के अंदर ट्रेड करते हैं। बिल्कुल। बट हम एक और चीज़ हम डिस्कशन अभी कर रहे थे कि कोविड आया तो बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट आए इस मार्केट में। पहले 2-2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट होते थे, अब 13-14 करोड़ डीमैट अकाउंट है। नया पार्टिसिपेंट जो इस मार्केट में आया है, उसका अच्छा चीज़ जो हमारे को लग रही है वो पढ़ के आ रहा है। वो सिर्फ टिप्स देखकर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कहीं ना कहीं वो होमवर्क करता है, यूट्यूब पे जाता है, रील्स देखता है मार्केट के ऊपर और वो पार्टिसिपेट करता है। और ये चीज़ जो चेंज आया है इसमें हमने देखा, जो आपके सिकंदर हैं जैसा वर्ड आपने बोला, तो बहुत सारे सिकंदर इसके अंदर आ रहे हैं जी। बहुत सारे विनर्स बन रहे हैं क्योंकि वो स्टडी कर आ रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल। और स्पेशली आज की डेट में इंडिया की मार्केट हमारे को इतनी कंड्यूसिव है, डेवलपिंग कंट्री है, अमृत काल चल रहा है, तो इस फेज के अंदर जो भी मार्केट के अंदर आएगा और पार्टिसिपेट करेगा तो वो वेल्थ क्रिएट करेगा, स्पेशली जो पढ़कर आएगा उसके। जी, आपने एक चीज कही, जो टिप्स नहीं देख रहा, जो खुद से रिसर्च कर रहा है बेसिकली, और वो बाजार के अंदर इस समय पर उसकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कोविड का एक ऐसा इम्पैक्ट आया कि जो प्रोफेशनल्स थे वो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर उनको एक रास्ता दिखाई दिया कि फ्री हो गए हैं, जॉब से कईयों को निकाल दिया गया, कईयों की जॉब चली गई, कईयों के बिजनेसेस ठप हो गए, तो कमाना था, तो कमाने के लिए उनको एक शेयर बाजार का रास्ता दिखाई दिया कि घर पे बैठ करके आप ये ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो टिप्स का जो बिजनेस चला है, उस टिप्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो रातों रात भी लोगों को करोड़पति बनाने के जो सपने हैं वो दिखा रहे हैं, वो कहाँ तक सही? देखिए, टिप्स जो हैं, इस मार्केट के अंदर कई पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कई नाइट फ्लाई ऑपरेटर भी आते हैं, उनको लगता है कि क्विक मनी है। हाँ। और क्विक टिप्स देने वाले भी आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पार्टिसिपेंट बेस है कि वो उसके टेकर्स बहुत हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ के, सपोज आपका पॉडकास्ट आएगा तो इसके बहुत सारे टेकर हैं, पहले इतने टेकर्स नहीं होते थे क्योंकि सारे कोई नया चीज़ सुनना चाहते हैं।
इसी तरह टिप्स भी ऐसे ही हैं, वो एक्साइट करती हैं आपको। मार्केट जो है बियॉन्ड मनी होती है। 30 साल 35 साल में हमने सोचा सिर्फ पैसा कमाना नहीं, इट इज़ बियॉन्ड मनी ऑल्सो। तो उसके टेकर्स बहुत हैं, टिप्स के टेकर्स भी बहुत हैं। बट हम हर एक चैनल पे आके जब भी हम जाते हैं या मीडिया से बात करते हैं, हमारी सलाह यही होती है कि अपने स्टडी करिए। बहुत मटेरियल है यूट्यूब्स के ऊपर, एक्सचेंजेस दे रही हैं, एसोसिएशनें दे रही हैं, आप उसको स्टडी करिए। टिप और टपारी वाला जो बिजनेस है उसको कम फॉलो करेंगे तो बेटर है उसके अंदर। शेयर बाजार में लॉस का कारण क्या है, नुकसान का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हो? क्विक मनी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट्स हैं, ये वेल्थ क्रिएशन के एक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस है, वो रिफ्लेक्ट होती हैं कंपनी के शेयर प्राइसेस के अंदर। जी। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसा हम इस फेज में हैं, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, 7.5-8% की जीडीपी की ग्रोथ है, और हम जो 5वें से तीसरे पायदान पे आना चाह रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये नए वर्ड्स हैं जो कि हैं। तो इस फेज के अंदर जो भी फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वो जो लॉन्ग टर्म इस मार्केट को पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनकी तो वेल्थ क्रिएट होगी जरूर उसके अंदर। जो ट्रेडर भी आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बेस बन गया है, वो भी पैसे बनाएंगे, प्रोवाइडेड वो इसके अंदर पढ़कर आ रहे हैं और उसके अंदर स्पेकुलेट ना करके एक साइंटिफिक तरीके से इसको पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जो लूजर्स हैं, जो कि इजी मनी बनाने के लिए आए हैं, ये मार्केट इतनी इजी नहीं है। आपका ये थंब रूल है, कई थंब रूल हैं, क्योंकि इतने साल हो गए। थंब रूल ये है कि जो चीज़ बहुत इजी पैसे देती है, आपको उसके ऊपर शक होना चाहिए कि वो मेरे को इतना आसानी से पैसे क्यों दे रही है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा फ्लॉ होता है। तो ये कैपिटल मार्केट भी वैसे ही है। अगर वो आपको बड़े आसानी से पैसे दे रही है तो आपको उसके ऊपर शक करना है कि इतनी आसानी से मेरे को पैसे क्या दे रही है, आपके पास क्या ऐसा स्किल सेट आ गया कि इसने पैसे देने शुरू करे। तो देयर इज नो इजी मनी, there are no free breakfast or lunches in these markets, so one should understand this। but market के अंदर पैसा बनाना, खासकर इंडिया जिस फेज में है, बहुत अच्छा है, हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने कहा कि अभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर रहा था। अमेरिका की केवल मात्र 2 कंपनियां, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, उन दोनों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो उनका खुद का जो कैपिटल है, वो इंडिया की 3,851 लिस्टेड कंपनियां, उससे भी $1 ट्रिलियन ज़्यादा, $1 ट्रिलियन। ठीक है, तो क्या ये माने कि अगर हम यूएस की तरह हैं, अगर डेवलपिंग कंट्री, अभी तो हम डेवलपिंग है, और अगर डेवलप्ड की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जनाब? बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए यूएस इकोनॉमी जो है, उनका शुरू से फोकस क्या रहा कि अपने प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड को बेचने हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स की आपने बात करी, वो उसका कंज्यूमर सिर्फ यूएस की इकोनॉमी नहीं है, यूएस का पॉपुलेशन नहीं है, पूरा वर्ल्ड उसका कंज्यूमर है। आईफोन सारे यूज करते हैं, इसी तरह से बाकी जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, गूगल सारा पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, सिर्फ लोकल पॉपुलेशन उसको यूज नहीं कर रही। तो ये इसी की तरफ हम अग्रसर हैं। हम इंटरनेशनल कई ऐसे ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, कई अपने प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसका कंज्यूमर पूरा वर्ल्ड होगा। जब हम उस स्टेज पे आ जाएंगे, तो जैसे आपने बोला एप्पल है, इसी तरह इंडिया की कोई कंपनी निकलेंगी, चाहे वो कई कंपनियों के नाम ले सकते हैं। मैं एक और इसके अंदर एग्जांपल लूंगा। आज की डेट में कल रात को हुंडई ने इंडिया के अंदर आईपीओ की फाइलिंग करी है। अच्छा। तो जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, $3 बिलियन का ये आईपीओ आएगा। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हुंडई की लिस्टिंग जो है, वो या तो कोरिया के अंदर है या इंडिया के अंदर। तो अगर हुंडई का शेयर किसी को खरीदना है, वो उसको इंडिया में आना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर हुंडई जैसी कंपनी, वर्ल्ड की जो कंपनी है, वो इंडिया देख रही है, तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स इंडिया में डेवलप होंगे जो कि हम
सिर्फ यहाँ कंज्यूम नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड में करेंगे। आईटी के अंदर आपको पता है कि हम बहुत अच्छे एज ए सैस बहुत अच्छे वो हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बहुत हम काम कर रहे हैं, Right. बट एज ए प्रोडक्ट जो है हमारे कई नए कंपनीज ऐसे अग्रसर हैं जो कि उस स्टेज पे आ जाएंगी जहाँ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो उन प्रोडक्ट्स की कंज्यूमर बनेगी। क्योंकि सर्विस सेक्टर तो चलो एक समझ में आता है, जो अभी आपने आईटी सेगमेंट का नाम लिया, आईटी सेगमेंट की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो सर्विस सेगमेंट है, प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा वो अपना। आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट वाइज देखिए, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सअप, आपका ट्विटर, एक्स जो अब हो गया, इसके साथ में आपके पास में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो लीडिंग कंपनीज हैं, देखिए इन्होंने क्या सोच बनाई है कि पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स को हमें मार्केट बनाया है। इंडिया के अंदर में क्या विजन की ऐसी कोई कमी रही, या आपको लगता है कि अभी ना वो सोच डेवलप नहीं हुई है हिंदुस्तान के अंदर में? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में हमने ये देखा है कि जब आप दूसरे की कंपनी के अंदर में पैसा लगाने के लिए जाते हो तो वहां पर जो आपका या इन्वेस्टर का जो रवैया है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं रहता, बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट रहता है कि यार तुम 6 महीने में मुझे क्या रिटर्न दे दोगे, तुम 1 साल में मुझे क्या रिटर्न दे दोगे। जबकि हम अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर देखते हैं कि उनका जो ओरिजन होता है वो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, यहां तक का एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर के चलते हैं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के अंदर या तो इन्वेस्ट करने जा रहा है, या कोई कंपनी किसी इन्वेस्टर के पास अगर अप्रोच करती है, तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है कि जी 6 महीने में आप मुझे क्या दे दोगे, 1 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा या 10 गुना हो जाएगा, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल सोच जैसे है, सोच लेकिन चेंज हो रही है। पहले हमारा विजन नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बार बार देता हूँ इस एग्जांपल का। सौरभ गांगुली लॉर्ड्स के अंदर जब उन्होंने बीट करा था तो उन्होंने अपनी जर्सी निकाली थी और ऐसे घुमा के बोला था, वो एक हम मूवमेंट बोलते हैं कि दिस इज ए इंडियाज मूवमेंट। जब उन्होंने कहा था कि नाउ इट इज ए टाइम फॉर इंडिया, राइट। तो आप देखिए, सिर्फ उस इवेंट की बात नहीं कर रहे, उसके बाद कई ऐसे इवेंट हुए हैं जहां पर हमने कहीं ना कहीं क्लेम करा है कि हम कहीं उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पूरा वर्ल्ड हमारी मार्केट है, हमारे कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे वो उस मार्केट में पूरा वर्ल्ड लेगा। जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, एक सेलेक्टेड सेगमेंट है जिसका होराइजन 6 मंथ्स 1 ईयर वाला होता है बहुत, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट भी ऐसा है जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है मार्केट से, इंडियन इकोनॉमी से। टाटाज को आप देखिए कितना बड़ा विजन है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिन्होंने उनको पार्टिसिपेट नहीं करा। इसी तरह रिलायंस, कई ऐसे इंडियन ग्रुप्स बन रहे हैं, वो कई ऐसे नई प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड उसकी मार्केट बनेगी। और उन लोगों की विजन बहुत लंबी है और बहुत अच्छी विजन है। अगर ऐसी कंपनीज में कोई इन्वेस्ट करे जहां उनके प्रमोटर की और इंडस्ट्री की विजन बड़ी है और उसके अंदर वो डाले और लॉन्ग टर्म के अंदर करे, तो ये मार्केट्स भी बहुत अच्छी हैं। इकोनॉमी तो हमारी, मैंने अभी पहले भी बोला कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगले 10-15 साल बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। और मेरे को लगता है ये सिर्फ प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ जेस्चर नहीं है कि हम 10वें पायदान से 5वें पे आए हैं, 5वें से 3 पे आए हैं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा और बार बार बोलता हूँ, अगर आपने यूएस की स्टडी बोली है तो हमने एक स्टडी करी थी कि हमारी पर कैपिटा इनकम $2500 है पर उसकी। यूएस के अंदर भी एक स्टेज थी जहाँ $2500 वहाँ की पर कैपिटा इनकम थी, जापान की भी थी। जब वो $2500 से 5000 होती है तो वहाँ क्या चेंजेस हुआ, वही हमारे को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब इंडिया में $2500 पर कैपिटा इनकम से हम 5000 पे पहुँचेंगे, जो कि टारगेट है कि 2030 के अंदर हम $5000 पर कैपिटा होंगे, तो कंजम्पशन पैटर्न टोटल चेंज होता है, सेविंग पैटर्न टोटल चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न टोटल चेंज होता है। जो हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ से 12 करोड़, मैं 30 साल से मार्केट में हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, तो हम हर साल बोलते थे कि ये मार्केट इतनी बढ़िया है इंडिया की, 2 करोड़ नहीं 40 करोड़ जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन वो कर नहीं रही थी। हम हर बार ही जाते थे, अपने आप से क्वेश्चन करते थे क्या हम ठीक बोल रहे हैं कि ये 40 करोड़ हो जाएगी, बट क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ, एक कोविड आया
लोगों के पास टाइम था, मार्केट को उन्होंने समझा, इंडिया की प्लेसमेंट डिफरेंट हो रही थी। 2 से 14 करोड़ रुपए, 2 से 14 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा, 7 टाइम्स इन 4 ईयर्स, 3-4 ईयर्स। तो मेरे को लगता है यही वाला हम उस स्टेज पे आए हुए हैं जहाँ की जो $2500 की मैं बात कर रहा हूँ, 2500 से $5000 में कंजम्पशन हमारी डिफरेंट टाइप की हो जाएगी। हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज में हम जाके देखते हैं, आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, कि वहाँ का लाइफस्टाइल सारा चेंज है। फ्रॉम नीचे से लेकर ऊपर तक सबका कंजम्पशन पैटर्न, सेविंग का पैटर्न, खाने का पैटर्न, आपका रहने का स्टाइल सारा चेंज होगा। उसके अंदर स्वास्थ्य, हेल्थ का कॉन्शियसनेस, ये सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जिस हम कंट्री की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर हम देखते हैं और भारत का अगर कल्चर देखें, उस कल्चर के अंदर में, उस डेवलपमेंट के अंदर में, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उस पैटर्न को चेंज होना बड़ा आसान होगा? क्या जो एक जनरेशन गैप है, आप आज भी अगर हम देखेंगे तो 40+ की जो एज है, उसकी सोच कहीं ना कहीं उससे जो पहले वाली जो जनरेशन है उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, और वो अब उसको कल्चर करने लगे हैं, उसको फॉलो करने लगे हैं। वो जल्दी से अपने सोच को, अपने विचारों को उस तरीके से बदलना नहीं चाहते। धर्म जहाँ पर आ जाता है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, जिस देश के बीच के अंदर में इस तरीके के काफ़ी अपवाद हों, वहाँ पे क्या वहाँ सेविंग का पैटर्न, आपका ईटिंग पैटर्न, क्या ये बड़ी जल्दी से चेंज होगा? देखिए, आप सिर्फ एक यूएस की बात नहीं है, जहाँ जहाँ ये चेंजेस आए हैं। हाँ। जापान के अंदर बहुत एथनिक सोसाइटी है, वहाँ की जी मॉडरेट है, फॉरवर्ड लुकिंग है। जी इंडिया अभी डेफिनेटली उसमें टाइम है, बट डाटा पॉइंट यही बताते हैं कि इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वो जो जैसी आपने बात बोली, पॉपुलेशन बड़ी है, रिलीजन का बहुत इसमें डोमिनेंस है, बट वो उसको ओवरटेक कर लेती है। इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़ा प्ले करती है। पैसे जो आपके हाथ में आते हैं उससे आपकी सोच चेंज होती है। आपकी हेल्थ, आप कैसे रहना चाहते हैं, कैसा आपके विचार होते हैं, उससे एकदम फर्क आ जाता है। यहाँ पर टाइम लगेगा, आपने जैसे बोला, लेकिन अच्छा पार्ट ये है कि 65% जनता जो है हमारी 35 साल से नीचे की है। तो डेमोग्राफिक जो हमारे लीडर्स जो बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया को मिलने चाहिए, वो मेरे को लगता है मिलेंगे। और एडेप्टेबिलिटी जो इंडिया की है सबसे फास्ट है। मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर डीमैट का, फाइनेंशियल मार्केट का हम एग्जांपल लेते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर डीमैट अकाउंट्स थे जी, पेपरलेस सारा का सारा ट्रेड होता था जी। यूएस के अंदर 20 साल 25 साल पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो डीमैट था वो सिर्फ 15%, 20%, 30% होता था। अच्छा, पूरे 20 साल के अंदर इतना हुआ। हम 98 के अंदर डीमैट हमने स्टार्ट करा और हम 2002 के अंदर 100% डीमैट हो गए थे। तो एडेप्टेबिलिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की इंडिया की बहुत फास्ट है। किसी भी चीज की एडेप्टेबिलिटी कमाल की है इंडिया में। इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन जो हमारा कल्चर है, उसमें एडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है। तो मेरे को लगता है जैसे ये ट्रांजिशन होगा तो हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे। हाँ, उसके अंदर जैसे आपने कहा कि कई इश्यूज हैं जो कि हमारे को रोकते हैं इसके अंदर, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको रोक नहीं सकता कोई। वाधवा जी, शेयर बाजार के अंदर में कमाई करने के लिए और वहाँ कभी ना हारने के लिए फंडामेंटल फॉलो करना चाहिए या टेक्निकल चार्ट्स? देखिए, फंडामेंटल करना चाहिए या टेक्निकल करना चाहिए, मैं कहता हूँ दोनों करना चाहिए। अच्छा, फंडामेंटल आपको इंडस्ट्री की सिलेक्शन, कंपनी की सिलेक्शन बताता है, उसको कब आपने परचेज करना है, स्टॉक को कब सेल करना है, वो आपको टेक्निकल बताता है। उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो आपको टेक्निकल ब्रॉडली बताता है। अच्छा, एक दो तरीके हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर इसका आप कॉम्बिनेशन बना पाते हैं, दोनों भी अपने आप के अंदर काफी हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है वो टेक्निकल्स को काफी फॉलो करता है,
और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल्स को देखता है। बट अगर आप इसका एक बहुत अच्छा मिक्स और सिनर्जाइज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक कोई कहना कि सिर्फ फंडामेंटल अगर आप देख लोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, ये भी काफ़ी नहीं है। बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हैं देखने वाली होती हैं कि आपकी सिलेक्शन, इंडस्ट्री की सिलेक्शन, इकोनॉमी की सिलेक्शन, इकोनॉमी किस स्टेज पे है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि इंडिया नया इंडिया बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका होना चाहिए? कमोडिटी का नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लेयर्स हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सीमेंट, आयरन, उसके अंदर आपको कौन सी कंपनी है, ये सारे फंडामेंटल चीजें बताती हैं। ठीक है कि भाई आप फंडामेंटल इसकी रिसर्च करें कि टॉप प्लेयर कैसा है। सीमेंट के अंदर अडानी ने सारे सीमेंट के मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लिए हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि किस कंपनी में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। ये सारा फंडामेंटल बताएगा। कब जाना है, कब उस स्टॉक से निकलना है। सी जो टेक्निकल है वो मास, जो सेंटीमेंट है, मास जो उसको स्टॉक को देख रहा है, तो उसके बिहेवियर को वो एक ग्राफ की फॉर्म में बताता है, जिसको हम स्टडी करते हैं। टेक्निकल ब्रॉडली उसको माना जाता है उसके अंदर। तो आपको कंबाइन करना है, अगर सक्सेसफुल होना है, दोनों को कोशिश करना है कंबाइन करने के लिए। इंडस्ट्री सिलेक्शन, कंपनी सिलेक्शन, उसके अंदर जो आपका इंडस्ट्री के अंदर जैसे इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, या हेल्थ केयर है, जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया। हेल्थ केयर अभी भी पर कैपिटा पर जो पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर की बहुत कम है, और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जा रहा है। छोटे छोटे डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते थे, अब आप चाहते हो कि किसी अच्छे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जाएं, तो हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ग्रो करेगा। हम पैसे देने को तैयार हैं। पहले हम आपको डिस्पेंसरीज में जाके या फ्री के हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ से इलाज करना चाहते थे। अब गरीब तबका भी जो है वो भी चाहता है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। तो हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट्स के लिए, ये कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपको फंडामेंटल सारे बताते हैं कि भाई इसमें, इस इंडस्ट्री के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन है। हेल्थ के अंदर अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बनते जा रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर जायंट्स हो गए हैं, जायंट्स बनते जा रहे हैं, और नए इमर्ज भी हो रहे हैं। तो आपको ये चीजें देखते रहनी है, ये फंडामेंटल्स बताएंगे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, वो रातों रात धराशायी हो जाते हैं, पाताल में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई कई बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, जिनके पास में एक दिन पहले जो है अरबों खरबों रुपए का सरप्लस है, वो रातों रात कंगाल हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो क्या ऐसा टूल होता है कि रातों रात, क्योंकि यही एक बड़ा एक कारण दिखाई देता है जिसकी वजह से जो रिटेल जो इन्वेस्टर है और जो शेयर बाजार है, उसकी जो छवि है वो डेंटेड है। वो अभी भी डेंटेड ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर लगता है, यार कंपनी कहीं रातों रात भाग ना जाए, कंपनी का फंडामेंटल दिख तो रहा है, पता नहीं रात को क्या हो जाए, कल क्या होगा, कोई इसको ऑपरेट तो नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। हाँ, देखिए, जैसे हम फंडामेंटल की बात करते हैं, यही मैंने बोला था, सिर्फ फंडामेंटल जो फिगर्स आ रही हैं, बैलेंस शीट है, वो काफ़ी नहीं होती। उस कंपनी को कौन ड्राइव कर रहा है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट के अंदर क्या ड्राइव है, वो कोई फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। जैसे अभी नाम, विदाउट नेमिंग द नेम, अभी हमने बैंक देखा, पीछे एक प्राइवेट बैंक था, तो उनके प्रमोटर्स के अंदर काफ़ी सवाल आए उनके काम करने के तरीके के अंदर। और वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ, लेकिन 3-4-5 महीने के अंदर वो बैंक बंद हो गया। उसको एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया। तो आपको सिर्फ फंडामेंटल, और जो बुक्स थी वो सारी ठीक बता रही थी, लेकिन बुक्स की कैमोफ्लेज हुआ है अगर, तो वो एक आम निवेशक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको ये देखना है कि मैनेजमेंट का क्या, कौन मैनेजमेंट के अंदर है, ड्राइव क्या कौन कर रहा है इस कंपनी को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करेंगे और नए नए जो उसके अंदर फैक्टर होते हैं फंडामेंटल, उसको और डिस्कस करेंगे। अभी हमने करा फंडामेंटल्स, जो कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका पीयर ग्रुप है, ये कंपैरिजन करते हो आप फंडामेंटल्स के अंदर। एक और चीज़, जैसे आपने बोली ओवरनाइट कंपनी कोलैप्स कर जाती हैं, तो उसका एक वजह ये भी होती है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो अगर उसकी मैनेजमेंट है तो आपको उसके अंदर उसके मार्क्स भी देने हैं। अगर 10 मार्क्स हैं
4 मार्क्स आपने फंडामेंटल के दिए तो उसके अंदर 2-3 मार्क्स आपको मैनेजमेंट के भी देखने हैं कि वो एथिकल है, वो सीधा चलने वाली है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसके अंदर जो है सक्सेशन प्लानिंग है, मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल है कि नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि निवेशक को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। लेमैन ब्रदर्स आप एग्जांपल देखिए, उसकी मैनेजमेंट थी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, फंड्स भी अच्छे थे, बैंक भी बढ़िया काम कर रहा था। एक और स्टोरी बोरिक्स बैंक की मैनेजमेंट 200 साल पुराना बैंक, और उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग, और बैंक की जो मैनेजमेंट थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। लेकिन एक एम्प्लॉई आया और उस एम्प्लॉई की कुछ गलतियों की वजह से वो बैंक पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, और केवल मात्र $1 के अंदर पे उस बैंक को बेचना पड़ा। अब जहां पर मैनेजमेंट भी अच्छी है, जहां पर फंड्स भी थे, उसका बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 साल की कोई स्टोरी हो, 200 साल पुरानी एक स्टोरी, और 200 साल से उस बैंक को सींचा गया हो, और कभी भी किसी भी तरीके का उसके ऊपर पे किसी भी तरह का कोई एलिगेशन ना हो, कोई फंड्स इधर से उधर ना हुए हों, ऐसे बैंक्स रातों रात गायब हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब हम तीसरा एक और एस्पेक्ट करते हैं। हाँ सिर्फ शक्ल देखकर मैनेजमेंट को हमने डिसाइड नहीं करना। हाँ मैनेजमेंट के अंदर क्या उन्होंने अपने एसओपीज बनाए हुए हैं, क्या अपने जो फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी है उसके अंदर वो सिक्योरिटी रीजंस और जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं क्या वो रखे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आपने बोरिक्स बैंक का बोला, येस बैंक हमारे यहाँ एग्जांपल है, मैं अभी नाम लेने से कतरा रहा था लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर। तो वहाँ लेंडिंग ऐसी हुई थी कि वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे गए थे। तो मैनेजमेंट देखने में बहुत अच्छी, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, लेकिन जो प्रोसेसेस थे वो वेल डिफाइंड नहीं थे। वहाँ एक आदमी डिसीजन लेता था जो कमेटी डिसीजंस या एक जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कंपनी चलाने के लिए, उनको ओवर रूल किया गया था। तो आपको एक और चीज हम जैसे कह रहे थे बात करते रहेंगे, एक नई नई चीजें आती रहेंगी। तो एक ये आपने देखना है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं क्या वो रूल बेस्ड है, क्या वो रेगुलेशन को फॉलो करती है, क्या वहां पर जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं चलाने के लिए, जिस तरह से सेल्स और मार्केटिंग जरूरत है, इस तरह जो ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी या रेगुलेटेड इकोनॉमी में किसी भी कंपनी का आपको जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको देखना है क्या वो रेगुलेशन फॉलो करती है, क्या वो रूल्स को साइड में तो नहीं करती, और उसके इंटरनल जो एसओपीज हैं, जो सिस्टम इन प्लेस होते हैं, एसओपीज क्रिएट करे होते हैं या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो क्या प्लेस पे हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये इकोनॉमी जो कंपनीज हैं, कंपनीज की सिलेक्शन के अंदर ये आपको बहुत मदद करते हैं। शेयर बाजार में डब्बा ट्रेडिंग भी बहुत चल रही है। ग्रे मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट का साइज है। डब्बा के अंदर में एक छोटी सी लिवरेज जरूर ये मिल जाती है इन्वेस्ट करने वालों को कि भाई यहाँ पे हमें इनकम का प्रूफ किसी को नहीं देना, यहाँ पे इनकम टैक्स से थोड़ा सा शेडो लेने के लिए वो इस मार्केट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो सभी को पता है, हालांकि सेबी तो कहती है कि जो शेयर बाज़ार है उसमें 10 में से 1 आदमी कमाता है और 9 नुकसान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डब्बा ट्रेडिंग में 10 के 10 नुकसान करके चले जाते हैं। तो उसके बावजूद भी डब्बा ट्रेडिंग का जो साइज़ है, जो वॉल्यूम साइज़ है, वो आपका जो ऑर्गेनाइज्ड जो ट्रेड सॉल्यूशंस दिया गया है, जो रेगुलेटर्स के अंडर में है, उससे कई गुना ज़्यादा है। जी देखिए, इसको टैकल करने के लिए हमने भी कई बार, क्योंकि मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करता था, अभी सीपीआई में प्रेसिडेंट था 5 साल और वेरियस कमेटीज़ में हूँ, फिकी में और एसोचैम के अंदर। एक बड़ा मेंस है यहाँ पर, जितना हम पोटेंशियल कहते हैं कि ये 12 करोड़ से 40 करोड़ हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है 40 तो नहीं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो पार्टिसिपेट करती है जी। तो उनको क्या अट्रैक्ट करता है, हमारे को उसका रूट कॉज देखना है कि क्यों वो ऑर्गेनाइज मार्केट से हट के डब्बा ट्रेड की तरफ जाते हैं। तो हमारे एनालिसिस में हमने जो बार बार डेलिब्रेशन हुई सेबी से, रेगुलेटर से या मिनिस्ट्री में, वो ये बात होती है कि अगर हम रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करते रहेंगे जिसमें एंट्री बैरियर हो जाएंगे या उसके अंदर एक्सपेंडिचर जो है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा,
तो उसकी वजह उससे क्या होगा, वो अनऑर्गेनाइज में जाएगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, वहाँ कोई STT नहीं लग रही, CTT नहीं लग रही, वहाँ कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लग रहे, वहाँ ट्रेड आपका सिस्टम में नहीं जा रहा है, एक आदमी उसको क्लियर करता है और ट्रेड आपके लिखता है, तो वहाँ आपकी ये वाली कॉस्टिंग कम हो जाती है। वहाँ पर ऑनबोर्डिंग की इतनी झंझट नहीं है, वहाँ KYC बार बार नहीं करना, वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करने, वहाँ आपको मार्जिन कम देना है Right. या नहीं देना, नहीं उसके देना, अंदर जी। वो रिस्क ले रहा होता है, क्लियरिंग रिस्क जो चला रहा होता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इन रूट कॉज को थोड़ा सा ठीक कर लें, तो ये जो सारा ट्रेड है ये सारा ऑर्गेनाइज्ड में आएगा। तो और ये कहाँ किसको ठीक करना है? देखिए, एक तो ओवर रेगुलेशन कई जगह है, उसको हमारे को थोड़ा सा ऐसा करना है, ईज ऑफ, जिस तरह कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग ट्रेड होता है और बिजनेस होता है, इस तरह ईज ऑफ डूइंग ट्रेड भी होना चाहिए। राइट। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ा रिड्यूस कहीं ना कहीं करने की जरूरत है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी पार्टिसिपेशन उससे बढ़ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ये वाली चीजें डब्बा ट्रेड के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, आपने कहा कि टैक्सेशन वाला, कि आप टैक्सेशन नेट पे आ जाते हो। देखिए, GST आने के बाद, मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज हो गई है, या उसकी तरफ जा रही है, फॉर्मलाइज इकोनॉमी। जो पैरेलल इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी है, काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सब GST के अंदर है। जो भी काम होता है वो सारा का सारा फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर होता है, चेक्स में होता है। और पैरेलल इकोनॉमी जो कि होती थी 5 साल 10 साल पहले होती थी, थ्राइव करती थी, तो वो काफ़ी कम हो गई है। कोई भी आदमी सुकून की ज़िंदगी चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो मैं टैक्सेशन नेट पे आऊं या वो हूं, जो मेरे को टैक्स देना है। ये धीरे धीरे चेंज बदलाव आ रहा है, और मेरे को लगता है अगर हम कॉस्टिंग वाला पार्ट, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, और रेगुलेशन को थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग ट्रेड भी आ जाए और इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, तो ये डब्बा ट्रेड जो है वो काफ़ी ठीक हो जाएगा। डब्बा ट्रेड के मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने देखा है, ये कई सालों से चल रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड लोग आते हैं, वो ट्रेड कराते हैं, लोग अट्रैक्ट भी होते हैं इन दो वजह से उसके अंदर। लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत गंदा है, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, एंड में लॉस होता है, वो डब्बा ट्रेडर भाग जाते हैं। हमने कई जगह क्रैक करने की भी कोशिश करी, सेबी को बताने की, एक्सचेंज को बताने की कि ये कई एलिमेंट हैं, यहाँ पर आप ध्यान दो, तो एंड रिजल्ट ये देखा है वो सारे के सारे भाग जाते हैं। इन्वेस्टर उसमें दुखी होता है, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं उसके अंदर लॉस खाते हैं, और फिर वो मार्केट को दोष देते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई लॉस हुआ, अब किसी को तो उसके अंदर बनाना है बली का बकरा, या एस्केप गोट जिसको कहते हैं, कि भाई किसकी वजह से हुआ लॉस, तो फिर लॉस होता है वो डब्बा जो ऑपरेटर है उसकी वजह से, और वो मार्केट को कहते हैं कि मार्केट ख़राब है। मार्केट, एक और मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ कि जो वेल्दी पीपल हैं, चेन्नईज हमारे पास काफ़ी हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, या फैमिली ऑफिसेज हैं, तो इनके अंदर क्या धीरे धीरे जैसे आते हैं वो सीख भी लेते हैं और पैसे भी बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने सारी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, वो कमोडिटीज़ के अंदर, प्रीशियस मेटल के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। उनके माइंड में ये नहीं है कि सोशलिज्म और वो वाली बातें नहीं है कि ये तो सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी का काम है जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करती है या वेल्थ क्रिएट करती है, और वेल्थ क्रिएट करना एक गंदी चीज़ है, ये कोई उनको बिल्कुल समझ आई हुई है। तो मेरे को लगता है यही वाली चीज़ नीचे आगे परकुलेट डाउन टू सबके यहाँ धीरे धीरे होगी, लोगों को समझ आएगी कि हमारे को सारी एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट करना है। हाँ। और वेल्थ जो क्रिएट होती है, एक तो आपका अपना काम, आप सैलरीड हैं तो आपको वहाँ से सैलरी मिलती है, आपका काम चलता है, बिजनेस करते हैं तो आपका कोर बिजनेस है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो मेरा मानना है अगर किसी आप एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएट करनी बड़ी मुश्किल है। तो आप देखिए आपका क्या टेम्परामेंट है। एसेट क्लास से आपका मतलब क्या है? एसेट क्लासेस देखिए 3 तरह की एसेट क्लासेस होती हैं जो अप्रिशिएट करती हैं। उसमें होती है, एक तो स्टॉक मार्केट होती है जो शेयर्स होते हैं, वो रिलेट करते हैं कंपनी में। अब देखिए इंडिया के अंदर मेरे को लगता है बहुत सारे सेक्टर हैं जो अगले 25 साल, अमृत
काल के अंदर बहुत बड़े महंगे। हेल्थ केयर मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, इसी तरह से आईटी के अंदर जैसे एआई आ रहा है, एआई कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगी। टूरिज्म वाली कंपनियां बड़ा काम करेंगी। होटल, जैसे हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, अयोध्या, रिलीजन टूरिज्म बहुत है यहाँ पर, राइट, ठीक तो है। ये कंपनीज जो इससे रिलेटेड हैं, होटल्स, टूर ऑपरेटर्स, ये सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे। लेकिन ये अभी होटल इंडस्ट्री से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है। हैं, अभी भी हैं, जैसे ताज होटल की, इंडियन होटल्स है, ईआई होटल है, लेमन ट्री होटल्स हैं, काफ़ी हैं इसके अंदर होटल्स हैं जो कि लिस्टेड हैं उसके अंदर। लेकिन अभी और आएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम ही 2 इशू मैनेज कर रहे हैं जो कि जिनके होटल चेन्स हैं बेसिकली, जो कि तो ये सेक्टर्स हैं। अब मेरे को अगर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो सारे बिजनेस तो मैं खोल नहीं सकता, तो मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लो। तो इक्विटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्लासेस है। आपने एसेट क्लासेस की बात करी, जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, उसके आगे किसी कोई रिटर्न नहीं आता। बिल्कुल। एक इक्विटी है, उसके बाद होता है आपका फिक्स एसेट्स जिसे को बोलते हैं, ये तो लिक्विड एसेट्स हो गए। फिर आपकी होती है फिक्स टेंजिबल एसेट, जैसे रियल स्टेट होता है। रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आप देखिए, इंडिया के अंदर जिस तरह से अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली में ज़्यादातर लोगों ने अपनी जो वेल्थ क्रिएट करी वो रियल स्टेट से की जी। तो जो 100 रुपए गज होती थी वो लाखों रुपए गज हो गई है। बिल्कुल। तो और ये कभी खत्म नहीं हुआ। जो पिछले साल रेट था उसके 3 गुना रेट हो गए या 2 गुना रेट हो गए। तो एक प्रॉपर्टी है जो कि रियल स्टेट है, वो एक एसेट क्लास मानी जाती है, इसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इसी तरह तीसरी एसेट होती है जिसको कमोडिटीज बोलते हैं, जो कि हम हर रोज यूज करते हैं। कपड़ा, ये आपका सिरामिक, रबर, स्टील, प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर तो हम इन्वेस्ट फैमिलीज में करते रहते हैं। शादियों के अंदर हर बारी जो हमारी बिना शादी जो है बिना गोल्ड के तो होती नहीं है। तो जिन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा है, आप सोचिए 170 रुपए तोला 1974 के अंदर रेट था, वो 74,000 रुपए तोला है। तो जिसने इन्वेस्ट करा, चाहे ज्वेलरी बनाने के लिए इन्वेस्ट करा, तो हर एक घर के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कोई एसोसिएट हैं तो कंपनी में, उनके बेटे की मैरिज थी चिदम्बरम में। तो मैं उनकी मैरिज में गया बेटे की, तो सुबह 5 बजे उठा तो विलेज, वहाँ प्रीस्ट विलेज है पूरा का, चिदम्बरम। अच्छा जी। तो वहाँ पर जो लोग थे, लेडीज थी, हर एक ने 2-2, 3-3 किलो सोना डाल के आया हुआ। अच्छा। 4-5 बजे मैं उनको देखकर कह रहा था कि भाई यहाँ पर इतना गोल्ड, कहता जी यहाँ के कल्चर में है कि जब भी कोई शादी होती है 2-3 किलो सोना एक दूसरे को सालों साल से, पीढ़ियों से चल के आ रहा है। अच्छा। क्या हर एक घर के अंदर 5-6 किलो सोना है, मिनिमम है, मतलब जो कि स्मॉल विलेज है। हाँ। तो हमारे हर एक के घर में, क्योंकि हम शादियों पे और किसी भी त्योहारों पे गोल्ड इकट्ठा करते रहते हैं, तो हर एक के घर में गोल्ड कुछ ना कुछ पड़ा है। आप मानिए कि जिसके घर 6-7 किलो, क्योंकि एक छोटा विलेज है, तो उसके पास 4 करोड़ रुपए का सोना पड़ा हुआ है घर के अंदर। राइट। तो जो कि उन्होंने धीरे धीरे करके इकट्ठा करा। तो ये एसेट क्लासेस हैं जो कि अप्रिशिएट करती हैं। तो इसके अंदर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको वेल्थ क्रिएट करती हैं। वो आपको चूज करना है कि आपको कौन सी एसेट क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है। कहते हैं कि शेयर बाज़ार के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि बाज़ार के अंदर में आपको नुकसान नहीं करना, और दूसरा नियम है कि आपको पहले वाले नियम को भूलना नहीं है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नुकसान किया है? देखिए, आपने वॉरेन बुफे की लाइन बोली है जी, कि मैं सिर्फ 2 प्रिंसिपल पे करता है, और वही वाला है, पहले नुकसान नहीं, और दूसरा नियम यह है कि उस नियम को भूलना नहीं। जी। देखिए, जब आप मार्केट में आते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं उसके अंदर? प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये लाइफ का नियम है। जहाँ तेजी है वहाँ मंदी है, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस है, जहाँ खुशी है वहाँ गम है। तो ये बैलेंस लाइफ का साइकिल है, बैलेंसिंग चलती रहती है उसके अंदर। आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें या बिजनेस की बात करें जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, आपको प्रॉफिट ज्यादा बार कमाना है, लॉस कम बार कमाना है। और कोशिश करनी है, उसी नियम को मैं ट्वीक करता हूं, कि जब लॉस हो वो कम से कम हो।
तो प्रॉफिट आपको अगर 100 बार में 70 बार प्रॉफिट है, 30 बार लॉस होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता लॉस। आपको हमेशा कोशिश करनी है जब 30 बार लॉस हो तो लॉस छोटा हो, और वो 30% ही हो, 70% डबल आप उसमें प्रॉफिट कमाएं। 100 के अंदर अगर 70 बार कमा रहे हैं और 30 बार लॉस होगा ही होगा, वो लॉस छोटा होना चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको कम करना है। यंग जनरेशन काफ़ी एल्योर हो रहा है मार्केट से, और उनको ये दिखता है कि भाई एक तो छोटी जॉब है, सुबह आपका 9 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक का जॉब है, और उसके बाद आदमी फ्री, फ्राइडे सैटरडे संडे और बाकी की छुट्टियां मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये फुल टाइम बिजनेस इसको ऑप्ट करने की एक दौड़ भी लगी है अभी। दूसरी तरफ एक रिस्क एपेटाइट यहाँ पर ज़्यादा है, जो कैपिटल उसके पास में है, जो मनी उसके पास है, उसका नुकसान होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो वो टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि यार कहीं से टिप्स मिल जाएं तो मैं ये शेयर परचेज कर लूँ, मैं ये कर लूँ, तो वो उस ट्रैप में भी कभी कभी फंसता है। उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी, और इस तरीके के चूँकि बहुत सारे किस्से आपके सामने आते होंगे? देखिए, पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा कि एक आपका मेन बिजनेस, कोर बिजनेस होना है, जहाँ आपका स्किल सेट है वो आपको करना चाहिए। अच्छा। वहाँ आपकी प्राइमरी इनकम होनी चाहिए, हर रोज महीने के खर्चे वहाँ से निकलने चाहिए। जो आप सरप्लस उसमें से बचाते हैं वो आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा अच्छा रहेगा। मार्केट के अंदर दो चीज़ें हैं, दो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं लाइफ के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर एक मार्केट के नहीं है हमेशा। एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। जो फियर इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ग्रीड से ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो जब अगर आपके अंदर फियर आ गया तो ग्रीड तो साइड में रह गया, तो आपको वो कुछ नहीं करने देता। जब आप एक अपना रेगुलर काम करते हैं, कोर बिजनेस करते हैं, कोर सर्विस करते हैं, तो वो आपको फियर नहीं आने देता। जब आपको फियर नहीं आएगा तो इस मार्केट के अंदर आप अपने सरप्लसेस लगाएंगे और उतना ही लगाएंगे जितनी आपकी ताकत है। जब आप ये करना शुरू करेंगे, जैसे रूल्स ऑफ द गेम है, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स ऑफ द गेम है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। डर कब नहीं लगेगा? अगर आपने पैसे किसी से उधार नहीं लिए और तब नहीं लगाए, अपने ही पैसे हैं तो आप कहते हो कोई बात नहीं, 100 रुपए मैंने बचाए थे, 50 मैंने मार्केट में लगाए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करने के लिए, नहीं हुए तो मैंने किसी से लिए नहीं हुए, राइट। तो आपको वो डर नहीं लगेगा। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चीजें हैं, राइट। तो अगर आप ऐसे मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, कोर अपना काम करेंगे, वहां से सरप्लसेस हैं और उसको लगाएंगे, ये जनरल पब्लिक के लिए। अगर आपने एक्सपर्टीज ही मार्केट के अंदर करी है, आप CFA करके आए हैं, पढ़ के आए हैं मार्केट, तो आपको काम ही यही करना है। तो आपको कैपिटल आपको रेज करनी है और मार्केट्स में लगाना है, चाहे वो अपने लिए लगाना है या लोगों के लिए लगाना है, जैसे फंड्स बनते हैं। और मार्केट बहुत अच्छी है, एक्साइटिंग है। अगर कोई आपकी बेसिक पढ़ाई ऐसी है तो आप एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। बट इन जनरल पब्लिक को यही है, आप एक कोर काम करिए और जो सरप्लसेस हैं उसको उसमें लगाइए। मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा काम अभी चली है। हमारे फैमिली के अंदर है, वो चीफ सर्जन है आईज के, एक बहुत बड़े आई हॉस्पिटल के अंदर, रेटिना एक्सपर्ट है। तो वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड मार्केट आपको पता है कि कभी गेन देता है तो इतने सारे देता है कि लगता है कि सारे काम बंद करके यही कर लो। बिल्कुल। तो वो मेरे को बार बार, क्योंकि हम मर्चेंट बैंकर भी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, तो फंड्स बनाते हैं और प्रॉप डेस्क भी है हमारा, तो वो हमारे पास बार बार आए और कहते हैं कि सर आप बताओ, मैं अपना जो मैं सर्जन हूँ, रेटिना सर्जन, 25 साल पुराने, बहुत बड़े रिप्यूटेड सर्जन है, वो कहते हैं मैं वो काम बंद करके सिर्फ स्टॉक की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो ये ल्योर करती हैं चीज़ें। तो हमने उनको बार बार समझाया कि एक आपका बेसिक जो कोर बिजनेस है, जिससे आपकी रिस्पेक्ट है और जिससे आपके पास पैसे आते हैं, तो वो आप काम करिए। आपके पास सरप्लस लगाइए उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगाना है तो वो आपको एलोकेशन करनी है कि टाइम कैसे एलोकेट करना है, लेकिन कोर काम आपको अपना जो एक्सपर्टीज़ है वही करना चाहिए। अच्छा, आजकल एक और भी लाइन है, हालांकि मैं किसी को पढ़ रहा था तो उन्होंने ये लिखा कि अगर मैंने टीवी के ऊपर देख करके अगर बाजार के अंदर पैसे लगाए होते तो निश्चित तौर के ऊपर पे मेरा पैसा 10 लाख रुपया हो जाता,
बशर्ते कि मैंने बाजार में 1 करोड़ रुपया यानी कि 100 लाख रुपए लगाए होते। तो इससे कितना सहमत? ये बहुत अच्छे मार्केट के जोक्स हैं जी। और मज़ा आता है इनको सुनने के अंदर। जी देखिए, मार्केट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको लॉस होगा। ये जोक्स और ये तो चलते रहते हैं इसके Right. अंदर। अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोथ देखते हैं, इंडिया जैसी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आपको लॉस। क्योंकि इसके ये सवाल करने का एक और भी पीछे पर्पस था। बहुत सारे चैनल्स को लेकर के और वहाँ पर जो टिप्स देने वाली जो लोग थे उनके ऊपर जो अभी सेबी की जो कार्रवाई हुई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फियर रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच के अंदर में ये डालते हैं। एक बात। दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स और होते हैं और वाकई के अंदर अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है, ग्रोथ स्टोरीज अच्छी हैं, हिंदुस्तान की तरफ अब पूरा विश्व देख रहा है, तो उस ग्रोथ स्टोरी के बीच के अंदर में ये डार्क पॉइंट्स हैं। बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। एक तो जो इजी वेज जो हैं, जो शॉर्टकट्स जो लेते हैं लाइफ के अंदर, वो बड़े मुश्किल है, आपको पता ही है। जी शॉर्टकट्स होते नहीं है लाइफ के अंदर। बिल्कुल। हमेशा नॉर्मल कट्स हैं, नॉर्मल जो मेहनत करता है उसको पैसे मिलते हैं। जी जब आप शॉर्टकट किसी भी चीज़ में फॉलो करते हैं, शॉर्टकट का यहाँ पर कहने का मतलब है आपने स्टडी नहीं करा, आपने किसी से नरेंद्र जी फोन करके पूछ लिया क्या खरीदें। चलो, हम तो तभी भी रिसर्च करते हैं, जो आपको पता नहीं जो टिप दे रहा है वो रिसर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट, या उसका मोटिव और कुछ है। राइट। अभी आपने जैसे कहा सेबी ने क्रैक करा है, आप फ्रंट रनिंग करते थे, राइट। शेयर चैनल पे आने से पहले अपने खरीद लेते थे, जैसे ही उसमें चैनल में क्या बताते थे ऊपर बढ़ता था और अपने बेच देते थे। फ्रंट रनिंग करते थे, कई चैनलों पे आए थे, वो क्रैक हो रहा है। ये सारे इंसिडेंट जो है मार्केट के लिए खराब हैं, लेकिन हमारा रेगुलेटर बड़ा एक्टिव है, बड़ा स्मार्ट है और कई देशों से आगे है, तो वो इनको क्रैक कर रहा है और जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए, पहले हमारे कंट्री के अंदर सेविंग होती थी, हमारे को लगता था सेविंग बैंक में रख लो, एफडी में रख लो और यही पैसे आपकी जो है आपको पैसे देंगे, आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अब लोगों ने सीखा है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिस्कियर एसेट में भी जाओ तो उसमें अगर ठीक तरीके से जाओ तो उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो ये जब फेज आया है तो गवर्नमेंट इसको रिवर्स नहीं करना चाहती। ये नहीं चाहती लोगों का कॉन्फिडेंस फिर खराब हो और फिर वो एफडीआर में रखें या फिर सेविंग में रखें। वो चाहती है कि यही वाला पैसा प्रोडक्टिव एसेट के अंदर लगे, मार्केट में लगे, कंपनियों को हम डायरेक्टली दें, जिससे कि रिस्क कैपिटल बढ़े और इंडस्ट्री बढ़े। तो इसके लिए वो सारे काम करने को तैयार है, रेगुलेटर सारे काम करने को तैयार है और वो अवेयर है क्या है मार्केट के अंदर हो रहा और इसको क्रैक डाउन कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे ये इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, ये गलत इंसिडेंट हैं, ये होने नहीं चाहिए। मेरा आपसे अब सवाल जो है ये तो शेयर बाज़ार को और शेयर मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर के थे। अब बात मैं आपसे मर्चेंट बैंकिंग की करूंगा, क्योंकि आप मर्चेंट बैंकर भी हैं और देश के अंदर में जिस तरीके से एसएमई सेगमेंट्स की जो कंपनियां हैं वो भी अब फंड रेज करने के लिए एक्सचेंज के ऊपर पे लिस्ट होने लगी हैं। पिछले अगर 4-5 साल की अगर स्टोरी देखी जाए तो 500 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई हैं और जिनका मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए के आसपास था, बढ़ करके 1.25 लाख करोड़ रुपए के को क्रॉस कर गया है। ऐसे में आपको एसएमई सेगमेंट का क्या फ्यूचर नज़र आता है? दूसरा, जो एसएमई सेगमेंट की जो कंपनियां हैं लिस्ट होना चाहती हैं तो काफ़ी पेपर वर्क, काफ़ी दिक्कतें उनको आती हैं कि किस तरीके से जाया जाए, रेगुलेटर की काफ़ी इश्यूज़, उनको कैसे टेक केयर किया जाए। तो वहाँ पर आपका रोल, मर्चेंट बैंकर का रोल क्या आता है? और दूसरा, किसी को लिस्ट करवाना हो अपना शेयर तो उसको फ़ायदा क्या, नुकसान क्या और कैसे वो अपने आप को लिस्ट करवाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने। देखिए, इंडिया के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर एसएमई का, एक एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जीडीपी जो हम 5 ट्रिलियन और कह रहे हैं अभी आगे 7 ट्रिलियन होगी, इसके अंदर 40% जो शेयर है जीडीपी का वो हमारा एसएमई सेक्टर करता है। अच्छा। एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, अभी हमारे इलेक्शन हुए हैं तो सारा मुद्दा और फोकस क्या था कि एम्प्लॉयमेंट देने का। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है 19 करोड़ जॉब जो है
एसएमई सेक्टर ने दिए हुए हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक तो है। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एसएमई सेक्टर जो है वो थ्राइव करे, आगे बढ़े। और जो जैसे आपने कहा कि इसके अंदर मनी रेजिंग, इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर स्ट्रेस क्या है। एसएमई सेक्टर चाहे इतना बड़ा है, लेकिन अगर आप इनसे बात करते हो एसएमई सेक्टर के एंटरप्रेन्योर से, तो इनको मेन इशू जो है दो हैं जो कि गवर्नमेंट उसको एड्रेस करना चाहती है। वो एक तो होता है फाइनेंस के इश्यूज, दूसरा होता है इनका मार्केटिंग इशू। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं वो एसएमई सेक्टर के अंदर ही बन सकते हैं, लार्ज इतना बड़ा उसका स्केल नहीं होता जिससे कि लार्ज कंपनी उसको बनाए, वो रिजर्व फॉर एसएमई सेक्टर ही है। तो लेकिन अगर इनकी दो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल जनता है इंडिया के अंदर, कमाल की उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है जो कि पूरी दूसरी इकोनॉमीज में नहीं दिखता। आप यूरोप जाएं, जापान जाएं, उन्होंने पहले वहाँ एंटरप्रेन्योर्स बहुत बनते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होगी, अब आप जापान में जाएं सारे नौकरी करना चाहते हैं, कोई नया अपना एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता। इसी तरह यूरोप के अंदर है, वो मल्टीनेशनल में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। इंडिया के अंदर अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हर दूसरा आदमी कहता है मैं अपना काम करूंगा या मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अब उसको मदद करनी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है यहाँ पर 65% जनता जो है हमारी 35 से नीचे है। जितने आईआईटीज और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो अब नए आ रहे हैं, पहले ब्रेन ड्रेन होता था, बाहर जाते थे, अब वो अपने स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, नए बिजनेस करना चाहते हैं। अगर उनके दो मनी रेजिंग, फंड रेजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उनका मार्केटिंग का वो सॉल्व किया जाए तो ये बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। एसएमई सेक्टर में हमने देखा पिछले 5-6 साल के अंदर, जैसे आपने ग्रोथ बताई, 2 प्लेटफॉर्म हैं जो कि गवर्नमेंट की मंशा थी कि सारा बैंकिंग के ऊपर दबाव ना डाला जाए, और बैंकिंग चैनल जो है बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, और एक कोलेट्रल चाहता है आपसे। जब नया कोई बिजनेस शुरू करता है उसके पास कोलेट्रल नहीं होता, बिल्कुल, उसको रिस्क कैपिटल की चाहिए होती है, उसको पैसे नहीं मिलते बैंकों से। तो कैपिटल मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर रिस्क कैपिटल आपको मिलती है, लोग आपके ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप रिस्क लो, उससे पैसे कमाओ, आप भी कमाओ और हमारे को हमें भी कमा कर दो। तो ये शेयर मार्केट में होता है, फंड रेजिंग होती है। एसएमई सेक्टर 5-6 साल पहले हमारे दोनों एक्सचेंजेस में आ गया था, एनएसई में मर्ज करके है और बीएसई के अंदर भी है। और उसका कमाल ये देखिए, पिछले 3 साल में इतने इश्यूज नहीं आए थे, 2 साल के अंदर बारंबार इश्यूज हैं, इतने सारे इश्यूज हैं कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को पता लग रहा है कि ये भी एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है, तो वो उसको ऑप्ट कर रहे हैं। और 500 तो सिर्फ एक एक्सचेंज के ऊपर है, 400 कंपनी दूसरे में, मोटा मोटा हमारे यहाँ पर 1000 कंपनीज ने फंड रेज करे हैं, जिसका कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ के करीब हो गया है। देयर इज अ वे टू गो। जैसे आपने भी बोला कि हम मर्चेंट बैंकर हैं, तो हम आज की डेट में अराउंड 15 से 20 इशू हम मैनेज कर रहे हैं इंडिविजुअली, एसएमई के। और हमारे को लगता है वे टू गो, अभी बहुत आगे इसमें काम करना की ज़रूरत है। हैंड होल्डिंग हम देते हैं, आप कह रहे हैं क्या आपका फंक्शन होता है, तो हमारा काम ये होता है, हम डिफरेंट रोड शोज करते हैं एक्सचेंजेस के साथ जाके, आपके जैसे मीडिया हाउसेस के साथ जाके, और उनको अवेयर करते हैं पॉडकास्ट से कि भाई आपको ये भी एक रास्ता है फंड रेज करने का, इसको आप जरूर देखिए, इसके अंदर रिस्क कैपिटल मिलती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बैंक वाली बात नहीं होती कि हर महीने वो आके आपसे कहता है कि मेरे को इंटरेस्ट दो और मेरे को पैसे वापसी करो। ये लॉन्ग टर्म मनी आपको मिलती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए भी और अपने शेयर होल्डर के लिए। तो इसके अंदर हमारा काम ये होता है, हम उनको हैंड होल्डिंग देते हैं, हम उनको वो वाला सारी चीज़ें डाटा प्रोवाइड करते हैं और उनको आईपीओ रेडी करते हैं, क्योंकि जो स्मॉल स्केल में जो काम करते हैं उनके अंदर हमने देखा है उनकी अकाउंट्स ठीक नहीं बनते, रेगुलेशन के अंदर थोड़ी कमियां रह जाती हैं, लेबर लॉज जो है वो पूरे काम नहीं करे होते। पहले हम उन सबको ठीक करते हैं एज ए मर्चेंट बैंकर, और फिर उसको आईपीओ रेडी करते हैं और देखते हैं जो आईपीओ में आने वाली होती हैं तो फिर उनको
मार्केट में फाइनली आते हैं, इन्वेस्टर को समझाते हैं कि इनका स्कोप क्या है और ये कितना बड़े बन सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी आप ही और अरेंज करवा देते हैं? इन्वेस्टर भी हम अरेंज कराते हैं, क्योंकि इसके एक सेलेक्टेड जैसे प्राइवेट इक्विटी होती थी, पीई प्लेयर्स होते थे, तो ये भी एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं, सेट ऑफ इन्वेस्ट। अब तो वैसे पब्लिक, ये आईपीओ आने से पहले इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस होते हैं या आईपीओ दोनों आने के स्टेजेस बाद? पे होते हैं। अच्छा। एक तो आईपीओ आने से पहले ही, क्योंकि जब स्मॉल स्केल एसएमई जब लेकर आता है, उसको ये होता है कि जो ये खर्चा आईपीओ का है, हाँ, तो ये पूरा कैसे होगा। हाँ, ठीक बात तो है। उसको इंश्योर करते हैं, हम ये बताते हैं कि जो ये खर्चा है ये भी आपको इन्वेस्टर देगा, उसी में से आपको खर्चा करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट इक्विटी या कोई सेट ऑफ इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर ले आते हैं, ठीक है। जिससे कि कॉस्ट ऑफ जो आईपीओ है वो भी वहीं से निकल आए, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए कि ये एक वायबल मेथड है फंड रेज करने का। तो उसको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है अगर आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर आ जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी छोटा सा इशू जो कई बार मेरी एसएमई वालों से बातचीत होती है, तो वहाँ पे एक एड्रेस हुआ, वो ये एड्रेस होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि यार मैं तो 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, हमारे पूर्व जो मेरी जनरेशन थी वो उससे ये मेरा काम चलता आ रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने अपना बिजनेस खड़ा किया है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक फियर आ जाता है कि ओनरशिप कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। आज हमारा स्टेक 100% है, कल आज ठीक है हम 25% स्टेक दे रहे हैं, वो 25% बढ़ता 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 कहीं ऐसा ना हो कि हम कंपनी से बाहर हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा फियर जो है ये एसएमई सेगमेंट के अंदर हमने देखा है। जी बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ये जब हम भी इंटरेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर से, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, सबसे बड़ा फियर होता है उनके अंदर कि हमारी जो इक्विटी है, हमारी होल्डिंग जो है कंपनी के अंदर, वो कम होती जाएगी, जिससे कि हम कंट्रोल छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए जहाँ वेल्थ क्रिएट हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, एप्पल देखें, जो उनके प्रमोटर हैं उनके पास होल्डिंग तो 10% है, लेकिन वो 10% की होल्डिंग की वैल्यू जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो वो जब किसी एसेट की, व्हीकल की आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, चाहे उसको आपको उसके ऊपर कंट्रोल आपका 15% है या 20% है, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये कहना भी बड़ा गलत होगा या सोचना गलत होगा कि अगर हम 100% के आज इस कंपनी के अंदर मालिक हैं और अगर हम 10% या 25% इसमें डिल्यूट कर देंगे तो हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई 2%, कोई 1%, किसी के पास 500 शेयर, किसी के पास 1000 शेयर होते हैं। वो आपके डेली जो आपका काम है उसके अंदर इंटरवीन नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। आप अपना कंपनी जैसे पहले चलाते हो वैसी कंपनी चलती रहती है। आपके पास लिक्विडिटी इतनी बढ़िया बन जाती है, देखिए आपकी करेंसी बन जाती है। आपके शेयर्स हैं वो आपकी करेंसी है। जैसे आरबीआई की करेंसी क्या है, वो नोट छापता है और उसकी नोट उसकी करेंसी है। तो आप सोचिए आप आरबीआई बन गए अपनी कंपनी के, और आपने वो अपने शेयर ले आए और वो करेंसी बन गई। तो आपको ये देखना है उसकी ताकत है, जैसे आरबीआई इंश्योर करता है कि हमारे रुपए की ताकत है, कंपनी का फंडामेंटल आप बना के रहो और उसके अंदर करो, तो आप वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हो। ये एक पार्ट जो इसके एप्रीहेंशन होती है। और फायदे क्या हैं कि जैसे ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, जब वो पब्लिक जाते हैं तो सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती, पता नहीं होता 2 भाई हैं तो कौन संभालेगा, किसका कितना शेयर, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है उसके अंदर, जिसके पास जितने शेयर वो सक्सेशन प्लानिंग। तो एक बहुत सारी चीज़ हैं, आपको क्लैरिटी आ जाती है, सक्सेशन वेल्थ क्रिएट होती है। तीसरा, जब आप रेगुलेशन में आ जाते हो, सब कुछ फॉलो करना शुरू करते हो, तो आप बिल्कुल फियरलेस होते हो। आपका फोकस अपने बिजनेस पे होता है रादर देन रेगुलेशन पे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ले आते हो, ऑडिट रेगुलर होते हैं क्योंकि रेगुलर फाइलिंग होती है उसके अंदर, और आपका पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी हो जाती है। एक बार आप जब पब्लिक हो जाते हो तो आपको अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज मार्केटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो और आपकी परसेप्शन पब्लिक में बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे फायदे हैं जो कि आप अपने को लिस्ट कराते हो। और लिस्टिंग ये नहीं है कि एक बार आप आईपीओ ले आए तब पैसे मिले हैं।
अगर आपको दोबारा पैसे चाहिए तो आप एफपीओ और ला सकते हो, जिसमें आप अपने पैसे रेज कर सकते हो। दूसरी एक और चीज़, अगर आप बैंक से भी लोन ले रहे हो तो उसमें आप डेट इक्विटी रेशियो, आपको पता होगा कि बैंक भी चाहता है कि इक्विटी ज़्यादा लगती रहे, उसके हिसाब से आपको डेट ज़्यादा देता रहता है। अच्छा। अगर आपने पब्लिक से रेज कर दिया तो आपकी इक्विटी बड़ी हो जाती है, तो बैंक भी आपको ज़्यादा पैसा देने को उस वक्त तैयार हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं, कहीं ना कहीं वो मार्क्स बढ़ते चले जाते आपके हैं, मार्क्स बढ़ते जाते हैं उसके अंदर। और वेल्थ जो क्रिएट होती है, हमने जो देखा अभी तक जो इश्यूज करे हैं, ये तो एसएमई की बात हो रही है। जो बड़े इश्यूज आ रहे हैं और जो मेन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा बिजनेस ग्रो ही इसीलिए करा क्योंकि उन्होंने मार्केट से पैसा एक्सेस करा और बार बार करा और उस पैसे को अच्छी तरह से लगाया और अपनी मार्केट को ग्रो करा। यूटिलाइजेशन भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि रेगुलेटर हमेशा ये कहता है जो प्रोसीड्स आई आपको, तो उसका हिसाब मर्चेंट बैंकर को भी देना है, एक्सचेंजेस को और सेबी को, कि वो पैसे जो लिए इन्होंने, क्या इन्होंने अपने घर या गाड़ियां तो नहीं खरीद ली सिर्फ उससे, बिल्कुल बिजनेस के अंदर यूज करा कि नहीं। क्योंकि जो इशू लेकर आते हो उसका पर्पस लिखा जाता है, उसका ऑडिट होता है, उसकी सारे सर्टिफिकेट जाते हैं। तो यानी ये माना जाए कि अगर आप शेयर बाजार के अंदर में जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके ही करोड़पति बनो, बल्कि अगर आप अपना कंपनी का शेयर भी लेकर के आते हो तो हो सकता है आप रातों रात कहीं से कहीं पहुंच जाओ और करोड़पति शायद। वर्ड रातों रात से मेरे को इशू है नहीं, वर्ड रातों रात कहने का मतलब है 6 महीने से 1 साल का जो प्रोसेस है। बिजनेस है, एक सेइंग है कि जिसने आखिरी चोट मारी उसकी वजह से पत्थर टूटा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी वाले ने मारा। जो 100 बार जिसने मारा, तो जो इतने सालों की मेहनत होती है तो वो उसका रिजल्ट बनता है, वो रातों रात नहीं होता, बहुत मेहनत करी हुई होती है बिजनेसेस में, आपको पता ही है। राइट। अब हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर है, वो मैं रैपिड फायर फटाफट लूंगा, आपने भी जल्दी जल्दी से उसका जवाब देना है। मेरा पहला सवाल, टीवी एंकर और एनालिस्ट की राय माननी चाहिए, क्या उन पर विश्वास करना चाहिए? थोड़ा बहुत। शेयर बाजार कैसीनो है जहां दांव लगाने वाला हारता है, पैसा दांव लगवाने वाले से ले जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये वेल्थ क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है। दाव वर्ड भी इसके अंदर गलत है। अगर आप स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, ये मार्केट फंड रेजिंग का, इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है, कंपनी की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन है। अगर उसको वैसे ही यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दाव और ये वाले वर्ड्स जो हैं मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करते। जी। शेयर बाजार में 100 में से केवल 10 आदमी ही कमाई कर पाते हैं, बाकी सब नुकसान क्यों बुक करते हैं? ये बात शेयर बाजार की नहीं है, ये F&O ट्रेड की है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो डाटा ये कहता है जो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करता है तो उसके अंदर लॉस होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फिगर बिल्कुल उल्टी है, 90% लोग कमाते हैं, 10% आते हो। अच्छा, इंडेक्स में पैसा लगाया जाए या कंपनी स्क्रिप्ट पर? देखिए, अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो कंपनी के ऊपर पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। जो इंडेक्स के ऊपर पैसे हैं इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस हैं। ETFs होते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, अगर वो भी लगाते हैं आप तो वो भी रिटर्न हमारे को 14-15% की कंपाउंडिंग ग्रोथ देते हैं ओवर ए लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स के ऊपर उनके ETFs के अंदर पैसे लगा सकते हैं। अभी मोदी सरकार की मेजोरिटी में सरकार नहीं बनने के बाद क्या अगले 3 साल में सेंसेक्स 1 लाख पार कर पाएगा? देखिए, 1 लाख कोई बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ है। हमने देखा है 15-16% की CAGR बनती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हो सकता है 1 साल के अंदर ज़्यादा ग्रोथ आए, फिर लल पीरियड आए, स्टेबल रहे, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर पक्की है, अमृतकाल है। तो ये 1 लाख होना कोई हमारे को बहुत बड़ा टारगेट नहीं लगता। हम 24,000-23,500 के निफ्टी पे हैं, 26,000-30,000 इंडेक्स 2 साल में मिल जाएगा, तो कोई ताजुब नहीं होगा। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पेशेंस या पैसा? डिसिप्लिन। शेयर बाजार में ऑप्शंस अच्छा या कैश मार्केट? नया जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, कैश मार्केट। जो पढ़ के आया है, जिसका स्किल सेट है मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन भी एक बहुत अच्छा लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिया ने बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट करा है, वो बहुत प्रेवलेंट है।
शेयर बाजार में रिटेल निवेशक होता है और बड़ा ट्रेडर कमाता है। मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानता। पिछले 5 साल में देखिए, जो पेशेंस आपने रैपिड फायर में पूछा, पेशेंट इन्वेस्टर होता है वो बहुत पैसे कमाता है, ट्रेडर उसके सामने कुछ भी पैसे कमाता नहीं है। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। शेयर बाजार में टिप्स काम करती हैं? देखिए, अगर रिसर्च हाउस आपको वर्ड टिप्स से दिक्कत है मेरे को, अगर वो रिपोर्ट देता है, रिसर्च रिपोर्ट है, तो वो काम करती हैं। जो अनफाउंडेड सिर्फ 1-2 महीने का कोर्स करके आपको बताना शुरू करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे साइकिल्स ऑफ द मार्केट, जिसने 20 साल 30 साल मार्केट देखी है उसको साइकिल्स पता है मार्केट के, तो अगर वो लोग हैं और बता पा रहे हैं तो वो जो मर्जी वर्ड यूज़ करें, टिप, रिसर्च रिपोर्ट, तो वो ठीक है। अदरवाइज अनसॉलिसिटेड जो आपको ज़बरदस्ती कोई बता रहा है, अपने आप व्हाट्सएप कर रहा है और आपको चेज करके अपनी टिप बता रहा है, उससे बिल्कुल दूर रहिए, उसमें 100% लॉस होगा। फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट से बाजार में लड़ाई नहीं जीती जा सकती, जेब में उसके लिए पैसे ही होने चाहिए। देखिए, पैसा ही जिताता है। अंडरलाइन तो पैसा ही है, बिना पैसे के तो फंडामेंटल क्या करेगा और टेक्निकल क्या करेगा, क्योंकि पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे उसके अंदर। दोनों उसके अंदर मेथड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, एक मेथड है पार्टिसिपेट करने के, वो फंडामेंटल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। दोनों बहुत अच्छे मेथड हैं। आप किसी को भी फॉलो या इनका मिक्स बना के इसको सिनर्जाइज करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे जेब में जरूर होने चाहिए, पैसे जरूर बने। शेयर बाजार में इमोशंस ही अक्सर इन्वेस्टर को मारते हैं। देखिए, 2 इमोशंस हैं, ग्रीड एंड फियर। कभी ग्रीड हावी होता है और कभी फियर हावी होता है। अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे, इमोशंस पे कंट्रोल, जैसे मैंने बोला, डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन आपको ना फियर लाने देगा, ना ज़्यादा ग्रीड की तरफ जाने देगा। ये अगर इमोशन को आप बैलेंसिंग करके रखेंगे, जब आपको ग्रीडी होना तब ग्रीडी होना है, जब आपको फियरफुल होना तब फियरफुल होना है, जब आपको ग्रीडी होना है और तब आप फियरफुल हो गए, तब आपको पैसे नहीं बनेंगे। तो आपको बैलेंसिंग करनी है, इस मार्केट में बहुत सारे वेल्थ क्रिएट हो गए। शेयर बाजार के अंदर में एक और भी चीज़ की जाती है, बताई जाती है कि जब आप शेयर बाजार के अंदर में, मान लीजिए कि पहली दफ़ा जब आप आ रहे हो, तो किस तरीके का गुरु उसके अंदर में आपको बनाना चाहिए? आपको गुरु ये बनाना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं, ETF लेना शुरू करें या SIP क्रिएट करें। इनिशियली आप देखेंगे जो आपका प्रोफेशनल इन्वेस्टर है आपके लिए, वो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो SIP की फॉर्म में आए, म्यूचुअल फंड में आए। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूर पढ़े। तो और जनरल नॉलेज, मैंने एक कॉमन सेंस होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये कोई ये नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ। किसी भी कॉमन आदमी को पता है कि जो देख रहा है, रोड्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, तो जो कंपनियां इन सेक्टर्स के अंदर काम करेंगे तो कॉमन नॉलेज है। वॉरेन बुफे ने ये कहा था, कॉमन इन्वेस्टमेंट जी का एक उनकी बुक है, तो वो कहते थे, मैं डिज्नी वर्ल्ड में जाता था, लाइनें लगी होती थी, तो मैंने कहा इससे बढ़िया काम नहीं, रिसेशन प्रूफ काम है। कोई मंदी नहीं, कोई तेजी नहीं, कोई हंसी वो नहीं, गम नहीं, कोई वो नहीं, हमेशा लाइनें हैं। तो उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये कॉमन नॉलेज है। बिल्कुल। उन्होंने कोक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने कहा ये तो कोक तो या तो हर एक खाने के बाद उसका कोई लेना देना नहीं, फेस्टिवल है या कोई सैडनेस है, आप तो कोक पी रहे हो, तो उन्होंने कोक में लगा दिया, मैकडोनल्ड में पैसे लगा दिए। तो कॉमन इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं बेसिकली। इसके लिए पढ़ाई, यानी उन्होंने मार्केट साइज देखा और मार्केट साइज देख करके उसमें उसको देखा, नेचुरल डिमांड है जो इंडिया के अंदर। एयरलाइंस की डिमांड आप देखिए, एयरलाइंस बिल्कुल जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होते थे वैसी हालत है, इतनी डिमांड है। तो जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं तो वो उन्होंने बढ़ना है। रेलवेज के ऊपर जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, मोबिलिटी बढ़ गई है, दिल्ली से मेरठ आप चंद मिनटों में पहुंच रहे हैं, चंद मिनटों में पहुंच जाते हो। पहले प्लान करते थे कि किस हफ्ते में जाएंगे, किस हफ्ते में नहीं। तो जो ये रेलवे के स्टॉक्स हैं, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉमन नॉलेज है जो आप देख रहे हो, आपके सामने हो रही है। तो अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट लगाते रहो, और अभी आप देखिए इंडिया के अंदर, अभी अगर आप फॉरेन इन्वेस्ट घूमते रहे हैं और देखते रहे हैं, अभी हमारे को बहुत आगे जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहाँ पहुँचना है, हॉस्पिटल्स कहाँ, कितने सारे हॉस्पिटल्स बनेंगे, कितने सारे डॉक्टर्स बनेंगे, कितने सारे खाने की जगहें बनेंगी, कितने सारे
आप देखिए ये वाला चीज़ें क्रिएट होंगी, तो अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते रहेंगे बहुत आगे ग्रोथ है। अच्छा, अगर आप बता पाएँ कि कौन-कौन सी आप कंपनीज़ के आईपीओज़ लेकर के आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं? ये देखिए ये थोड़ा काफ़ी वो होता है, जब तक आईपीओ नहीं आता तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जी। लेकिन जिनके हमारे को अप्रूवल आ गई हैं, एक मैनवुड करके कंपनी है जयपुर बेस्ड, जो कि मेन के ग्रूमिंग के इंस्ट्रूमेंट बनाती है। अच्छा। और जैसे ट्रिमर्स और उनके सोप्स, साबुन, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। फॉरेन की एक कंपनीज हैं, बिजी वैसा मॉडल है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बेचती है। एक ये वाली कंपनी है जिसका इशू अभी आने वाला है, एक सिमर करके इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पावर के अंदर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको बनाती है और उनको मेंटेन करती है। अच्छा। पानीपत रिफाइनरी जो है वो उन्होंने बनाई हुई है ठीक और है। उनकी मैनेज्ड है। इसी तरह एक और कंपनी है जो मेन बोर्ड पे आ रही है, तो वो ऑटो इंसुलरी बना रही है। बहुत बड़ी कंपनी है, 1200 करोड़ का उसकी टॉप लाइन है और 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो वो भी एक नई कंपनी आ रही है, क्योंकि उसकी फाइलिंग नहीं हुई इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता पा रहा। ठीक है। उन निवेशक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि बाजार के अंदर में, शेयर बाजार में रातों रात करोड़पति बना जाया जा सकता है? बिल्कुल गलत मिथ है। आपने लॉटरी लेनी, ये लॉटरी नहीं है, और इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, और पैसे उसके अंदर जनरेट करने होते हैं, इंश्योर करना होता है वो आपके पैसे हों। गवर्नमेंट की बड़ी एक धंधा, ये आपको बोलूँ, उनकी बड़ी एप्रीहेंशंस है कि प्राइवेट लोन्स जो हैं पिछले 2 साल के अंदर, पर्सनल लोन जो हैं बहुत बढ़ गए हैं। तो वो उसको रिलेट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट से, कि क्या हमारी पब्लिक जो है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पर्सनल लोन लेकर कहीं इस मार्केट में तो नहीं लगा रहे, या F&O के अंदर ट्रेड तो नहीं कर रहे। तो आपको रातों रात इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो वेल्थ यहाँ क्रिएट होगी कहीं पर भी नहीं हो सकती। जो आप कोर काम करते हो उससे मल्टीपल टाइम वेल्थ क्रिएट होती है, ये हमने देखा है वेरियस इन्वेस्टर्स को, पेशेंट इन्वेस्टर को, और जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट करी है। रातों रात ये मार्केट में कुछ नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, और अगर आप वो सोच कर आएंगे तो आपको लॉस होंगे इस मार्केट में। अगर आपने गेन कमाने हैं तो पेशेंट इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, स्पेशली इंडियन मार्केट में। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी इस पर डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। सिप में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अगर कोई भी शेयर को पिक करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या मेथोडोलॉजी है। इस पूरी सीरीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे और आपको इसी तरीके से तकलीफ देते रहेंगे पॉडकास्ट में। इसी तरीके से जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो भी सवालात आएंगे तो वो भी हम आपसे लेंगे। आपने समय निकाला, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन के अंदर भी शेयर बाज़ार को लेकर के जो मिथ हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हुए होंगे। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपनी कंपनी को और प्लान कर रहे हैं आईपीओ पर लाने के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए सवालातों के जवाब आपको जरूर मिले होंगे। चलते चलते आपको इसी लाइन के साथ छोड़े चला जाऊंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चढ़ी थी रिसर्च पर, पोर्टफोलियो साफ करता चला जाता रहा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आप द पॉइंट ऑफ व्यू।